सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। आप सभी को बता दें कि एएसपी पार्टी से नगीना की सीट पर सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से बहुजन समाज और देश के अंदर उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, पूरे देश के अंदर उनकी चर्चा हो रही है। आप सभी को बता दें कि सांसद बनने के बाद उनकी जो कार्य करने की शैली है, कार्य करने की जो प्रगति है, वो कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। और जिस तरीके से बहुजन समाज, दलित समाज, मुस्लिम युवाओं और देश के अंदर विद्यमान जितने भी मुद्दे हैं प्रेजेंट के अंदर, उन मुद्दों पर चर्चा करते हुए वो दबंग तरीके से अपनी बात को उठा रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया पर और देश के हर एक कोने के अंदर आजाद चंद्रशेखर की चर्चाएं की जा रही है और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर भी आजाद चंद्रशेखर की चर्चाएं की जा रही है। इसी बीच आप सभी को ये जानकारी दे दें कि अलग अलग यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर पत्रकार साथी मीडिया और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म पर है, उन पर चंद्रशेखर आजाद जी की जिस तरीके से उनकी बातों को और उनके वक्तव्य के बारे में और उनकी जो कार्य की प्रगति है उनके बारे में लगातार सोशल मीडिया पर उनको दिखाया जा रहा है। इसी बीच अलग अलग मीडिया के साथियों ने उनका इंटरव्यू भी लिया और इंटरव्यू के माध्यम से उनकी सोच जानने की भी कोशिश की गई। अलग अलग पत्रकार साथियों ने जब हम इंटरव्यू देखते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के, तो उन्होंने जिस तरीके से पत्रकार साथियों ने उनसे सवाल जवाब किए और जिस तरीके से देश के अंदर विद्यमान मुद्दों पर जिस तरीके से उन्होंने बातें रखी, वो सभी आप सभी तक पहुंचाने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप सभी को बता दें कि साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी से पत्रकार साथियों ने कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की और साथ में सांसद बनने के बाद उनकी कार्यशैली को लेकर, उनके कार्यों को लेकर और आगे की रणनीति को लेकर और उनके चुनावी अनुभव को लेकर कुछ बातें इंटरव्यू के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद जी से पूछी गई। उनका जवाब देते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने बखूबी से जो पीछे का जो उनका कार्य रहा और आगे की जो रणनीतियां जो रहेंगी उन पर उन्होंने चर्चा की। इसी बीच हमारे सामने चंद्रशेखर आजाद जी का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें पत्रकार साथी ने उनसे कुछ सवाल जवाब किए, जिनका उन्होंने निष्पक्षता के साथ जवाब देते हुए बहुजन समाज और दलित समाज, मुस्लिम समाज और देश के अंदर जो घट रही विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उन पर चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी। पत्रकार साथियों ने उनसे सवाल किया कि क्या आपकी राजनीति के अंदर आने की सोच जो थी वो क्या पहले से ही थी या फिर अभी 2024 के दौरान आपने ये निर्णय लिया कि आप चुनाव के अंदर आएंगे और चुनाव फाइट करेंगे। इस बात का जवाब देते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि जिस तरीके से बहुजन समाज पर जो अत्याचार होते हैं, दलित समाज, मुस्लिम समाज पर जिस तरीके से अत्याचार हुए और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जिस तरीके से हम ठीक होते हुए भी भीम आर्मी के संगठन के नाम के तले हम जब काम करते थे तो मेरे ऊपर जिस तरीके से हक अधिकारों की आवाज उठाते हुए मुझे जेल के अंदर डाला गया, हम निर्दोष होते हुए भी हमने 21 दिन की जेल काटी और साथ में जो अंदर हमारे ऊपर जो अत्याचार हुए, सत्ता का जो दबाव था वो हमें देखने को मिला। तब हमें एहसास हुआ इस चीज का कि राजनीति के अंदर आना कितना इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से मेरे साथ जो घटना घटी है, मेरे जैसे ही और अन्य युवा भी हैं दलित समाज के, बहुजन समाज, मुस्लिम समाज के, जो अपने हक अधिकारों की आवाज उठाते हैं लेकिन उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है और उनकी जो मांगे हैं वो जायज होते हुए भी उन्हें जेलों के अंदर जाना पड़ता है और अत्याचार सहना पड़ता है। जिस तरीके से SC/ST एक्ट के अंदर जो आंदोलन पूरे देश के अंदर हुआ, उस आंदोलन के दौरान जो युवाओं पर मुकदमे दर्ज हुए वो आज भी झेल रहे हैं और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने स्वयं माना था कि ये जो लड़ाई थी वो जायज लड़ाई थी और
उस जायज लड़ाई के होते हुए भी युवा आज मुकदमे झेल रहे हैं। इन सभी अत्याचार को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया था कि सत्ता के अंदर मैं ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और भी अन्य बहुजन समाज के युवा राजनीति के अंदर आएंगे और अपने समाज का नेतृत्व करेंगे। इसी बीच आगे उनसे चर्चा करते हुए ये बातें भी निकल कर आई कि सदन के अंदर जिस तरीके से उन्होंने शपथ ग्रहण की और वहां से जो वीडियो छोटी छोटी वीडियो क्लिपिंग जो वायरल हो रही थी, उनके वक्तव्य के बारे में जो बातें हो रही थी, उनको उनकी सच्चाई के बारे में आजाद चंद्रशेखर आजाद जी से सवाल जवाब किए तो उन्होंने बताया कि जो सदन के अंदर हुआ और जो मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर जो दिखाया गया वो बिल्कुल सत्य था। जब हमने हमारा एक जो नारा है जो हम हमेशा बोलते हैं, चाहे फिर वो सदन हो या फिर सदन से बाहर भी, हमेशा हम जिस बात को बखूबी से उठाते थे, जय हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जय भीम, जय भारत, जय सावित्रीबाई फुले, जय महात्मा फुले और तमाम महापुरुषों की जयकार करते हुए जय जोहार, जय किसान, जय जवान, जय किसान जैसे नारों को लगाते हुए साथ में लोकतंत्र की जय, संविधान की जय, इस नारे को जब हमने पार्लियामेंट के अंदर बोला तो सत्ता पक्ष की तरफ से एक आवाज आती है कि क्या आप पूरा भाषण यहीं पर देंगे। तो उसके पलटवार में हमने कहा कि हाँ, हम जरूर देंगे और यहाँ पर हम देने के लिए ही आए हैं, बोलने के लिए ही आए हैं और हम इतना बोलेंगे कि आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंचे। हमारा सदन के अंदर आने का मेन लक्ष्य ही यही था कि हम बोलें और आप लोग सुने। जिस समाज की सदियों से नहीं सुनी जा रही, जिन लोगों की सदियों से नहीं सुनी जाई, उन बातों को सुनाने के लिए ही आज हम सदन के अंदर आए हैं। हम बोलेंगे और आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा। इस तरीके से उन्होंने सदन के अंदर जो वीडियो क्लिपिंग जो वायरल हुई थी उसके पीछे की उन्होंने सच्चाई को बताया और साथ में उन्होंने मीडिया पत्रकारों ने सवाल किए कि क्या जो आप राजनीति के अंदर आए हैं, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती या बीएसपी पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको हाईजैक करने का काम एएसपी पार्टी कर रही है या फिर चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। तो इस पर जवाब देते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि बहन जी हमारी आदर्श है और वो हमारी आदर्श स्वयं रहेगी। जीवन भर उन्होंने जो काम किया अपने जीवन काल के अंदर वो काम हमेशा सराहनीय रहेगा। जिस तरीके से मान्यवर साहब काशीराम ने काम किया, उससे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने काम किया, तमाम हमारे महापुरुषों ने जो काम किया उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में जब भागडोर आई तो उन्होंने भी अपने शासन के दौरान बहुत से काम देश के अंदर किए और बहुजन समाज के हित में किए। जो बहुजन समाज की ये एक रीत है कि अगर बाप जिस काम को वहाँ छोड़ता है तो बेटा उसको आगे बढ़ाता है और बेटा जब उस काम को छोड़ता है तो आने वाली जो जनरेशन है वो उस काम को आगे बढ़ाने का काम करती है। इसी कड़ी में बहन हमारी आदर्श थी और आदर्श हमेशा रहेगी। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के जो काम उनके शासनकाल में नहीं हो पाए वो कार्य हम आगे पूरा करने का पूरा संकल्प लेते हैं और उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे और हमसे जो कार्य छूट जाएगा वो हमारी आने वाली जनरेशन करेगी। इसी बीच कार्य करने का जो ये सिलसिला है ये ऐसे ही चलता रहेगा। किसी के वोटर्स को हाईजैक नहीं किया गया है। बहुजन समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको समझ है कि कौन व्यक्ति और कौन पार्टी उनके बेटर हित के लिए और अच्छे हित के लिए काम कर सकती है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों ने जो विकल्प चुना वो आजाद चंद्रशेखर नगीना को चुना और उसी पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। हमारी जो लड़ाई है वो ना ही हमारी इंडिया गठबंधन के साथ लड़ाई है और ना ही बहन कुमारी मायावती जी के साथ हमारी लड़ाई है, क्योंकि वो प्रेजेंट के अंदर सत्ता के अंदर नहीं है। जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं हमारी लड़ाई उन लोगों से है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है और सत्ता में बैठे हुए लोगों से हमारी लड़ाई है। आगे पत्रकार साथियों ने सवाल किया कि आकाश आनंद जी को जिस तरीके से पद से हटाया गया फिर दोबारा से लिया गया उसके ऊपर आपका क्या विचार है। तो उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा कि ये अपने पार्टी का जो है अपना स्वयं का फैसला है, इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलते। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आकाश आनंद जी जो लोकसभा चुनाव के दौरान
अपरिपक्व थे, अचानक से वो परिपक्व कैसे हो गए, ये एक सोचने का विषय है। आगे पत्रकार साथियों ने सवाल किया कि क्या बहन कुमारी मायावती जी से और बसपा सुप्रीमो से आपकी मुलाकात हुई है, तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं और पहले भी चाहते थे कि बहन कुमारी मायावती जी हमें आशीर्वाद दे और जो काम उन्होंने किया, जो उनका संघर्ष रहा, उसको साथ में लेकर हमें भी चले और अपना आशीर्वाद हम पर दे। हम मिलना चाहते हैं और आप पत्रकार साथियों से भी हम कहना चाहते हैं कि आप हमें उनसे मिलवाने का भी काम करें। हम उनसे जरूर मिलेंगे और उनके संघर्ष में हम उनके साथ रहेंगे और साथ चलने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो लड़ाई वो लड़ रही थी, उसी लड़ाई को हम लड़ने का काम कर रहे हैं और उसी लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। इसी साथ उन्होंने पत्रकार साथियों ने सवाल किया कि इंडिया गठबंधन और एनडीए के साथ आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे और किन के साथ आप आगे की राजनीति करना चाहेंगे। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये कोई जरूरी विषय नहीं है कि हमें सत्ता के अंदर रहने के लिए किसी भी पार्टी के साथ जाना जरूरी है, इंडिया गठबंधन के साथ जाना जरूरी है या फिर एनडीए के साथ जाना जरूरी है। हम अकेले पहले भी सड़कों पर आवाज उठाते थे और आज भी हम सदन के अंदर इंडिपेंडेंट होकर अपनी आवाज, बहुजन समाज की आवाज और एक जो समानता की विचारधारा से जो पिछड़ा हुआ समाज है उसकी आवाज हम सदन के अंदर उठाते रहेंगे। इसके लिए हमें किसी भी पार्टी या गठबंधन के साथ जाने की जरूरत नहीं है। हम पहले भी सांसद बनने से पहले भी सड़कों पर ये अपनी बातें उठाते थे, लेकिन आज हमारे पास पावर आ चुकी है। उस पावर का इस्तेमाल करते हुए हम सदन के अंदर भी अपनी आवाज को उसी तरीके से उठाते रहेंगे जैसे हम पहले उठाते रहे हैं। इसी बीच इंडिया गठबंधन पर सवाल करते हुए पत्रकार साथियों ने जवाब किया कि आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। चंद्रशेखर इसी पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हमने लगातार कोशिश की थी कि हम इंडिया गठबंधन के साथ आकर चुनाव लड़ेंगे। जो लड़ाई इंडिया गठबंधन जिसको लेकर चल रहा था, संविधान की जो लड़ाई थी या फिर सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के खिलाफ जो लड़ाई थी, उसके खिलाफ अगर कोई भी गठबंधन आकर लड़ता है तो हम उनके साथ जरूर जाना चाहते थे और जरूर उनके साथ शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनको हमारी जरूरत नहीं थी, उनको जरूरत महसूस नहीं हुई। इसलिए हमने नगीना की सीट से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और उसका जो रिजल्ट आप सभी को देखने को मिल रहा है कि किसी भी दल के साथ जो इंसान काम करने का इच्छुक है, देश के अंदर काम करना चाहता है, तो किसी भी दल के साथ जाने की जरूरत नहीं है। आप कार्य करते रहिए, जनता स्वयं उसका रिजल्ट आप सभी को देगी। और नगीना की जनता ने जिस तरीके से हमारा साथ दिया, हमारे साथ जो विश्वास दिखाया, जिस तरीके से हमें जिताकर संसदन के अंदर भेजने का काम किया, वो आप सभी ने देखा ही है। इसी पर पत्रकार साथियों ने आगे सवाल करते हुए पूछा कि अगर आप सदन के अंदर पहुंच चुके हैं और आगे की रणनीति को लेकर आप बेसिक से 3 मुद्दे क्या होंगे इस देश के अंदर जो आप उठाना चाहेंगे, या फिर अपनी जो नगीना की जनता है उनके लिए जो 3 मुद्दे हैं, 3 जो कार्य है, वो आप स्पेसिफाई बताइए कि आप सदन के अंदर उनको गंभीरता के साथ उठाने का काम करेंगे और उनको लागू करवाने का भी काम करेंगे। इसी पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज देश के अंदर 80 करोड़ की जो आबादी है जो राशन के लिए लाइनों में लगती है, वो आबादी किन लोगों की है? वो दलित, आदिवासी और गरीब समाज के लोगों की है, जो आज केवल एक रोटी के लिए लाइनों के अंदर लगते हैं और एक रोटी के लिए ही उनका पूरा जो जीवन गुजर गया। वो 80 करोड़ जो जनसंख्या है वो कौन जनसंख्या है? इस पर सोचने की हमें जरूरत है। क्यों ऐसे जो 80 करोड़ लोग हैं, दलित, आदिवासी और गरीब जो लोग हैं, उनको आज भी लाइनों के अंदर खड़े होकर केवल एक रोटी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि नगीना की जनता के लिए हम जो स्पेसिफिक जो मुद्दे उठाएंगे वो सबसे पहले युवाओं के रोजगार को लेकर मुद्दा होगा। जिस तरीके से नगीना के जो युवा बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए वो पलायन कर रहे हैं, उसके लिए हम वहां पर बढ़िया इंडस्ट्रियल सिस्टम वहां पर लागू करेंगे और जो रोजगार के लिए युवा भटक रहे हैं उनको रोजगार देने का हम काम करेंगे और इसकी आवाज हम सदन के अंदर बखूबी से उठाएंगे। साथ में उन्होंने कहा कि
नगीना की जनता के लिए नगीना के अंदर हम एम्स जैसे हॉस्पिटल की मांग को सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे और भविष्य के अंदर हम एम्स जैसा हॉस्पिटल नगीना की जनता को देने का काम करेंगे। इसी के साथ उन्होंने बताया कि बाढ़ से प्रभावित हमारा क्षेत्र है। नगीना के अंदर जब भी बाढ़ आती है तो लाखों घर उजड़ते हैं और लाखों गरीब परिवारों को समस्याएं झेलनी पड़ती है। हमारा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित जब होता है तो उसके लिए सरकार व्यवस्थित काम करे और योजनाएं वहां पर लागू करे, जिससे बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है या फिर बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनके जीवन यापन के लिए, उनके जीवन सुधार के लिए भी सरकार काम करे। इस बात को हम सदन के अंदर उठाएंगे। साथ में उन्होंने स्कूल और स्पोर्ट्स कॉलेज की भी बात करी कि जिस तरीके से आज नगीना के अंदर स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है, स्पोर्ट्स कॉलेज है तो उनके अंदर वो कैटेगरी नहीं है जो युवा चॉइस के लिए उनको दी नहीं गई है, उन पर हम बखूबी से काम करेंगे और सदन के अंदर हम मांग उठाने का काम करेंगे। इस तरीके से पत्रकार साथियों से उन्होंने देश, जनता और नगीना की जनता की मांगों को उठाते हुए वर्तमान में देश के अंदर विद्यमान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने अपना पूरा परिप्लान पत्रकार साथियों के सामने खुलकर रखा और जिस तरीके का संघर्ष उनका पीछे का रहा, जिस तरीके से वो सड़कों पर आवाज उठाते थे, उनके ऊपर जो जुल्म जातियां होती थी और सांसद बनने के बाद आज वो सदन के अंदर जब पहुंचे हैं तो उसके ऊपर वो विशेष तरीके से कार्य करेंगे और प्री प्लानिंग के तहत आने वाले चुनाव के अंदर भी वो चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और वो चाहते हैं कि देश के जब एक चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा राजनीति के अंदर आ सकता है, जिसके पास कुछ ना होते हुए भी सदन के अंदर पहुंचने का काम कर सकते हैं, तो देश के जो अन्य जो युवा साथी हैं जो आगे आकर काम करना चाहते हैं तो उनके लिए एएसपी पार्टी का प्लेटफॉर्म खुला है। वो एएसपी पार्टी से चुनाव लड़े और देश की और बहुजन समाज के लोगों की मांग को सदन के अंदर उठाने का काम करे, उनका नेतृत्व करे। बहुजन समाज के लोग वेट कर रहे हैं कि बहुजन समाज के युवा नेतृत्व करने वाले और काम करने वाले आगे आए और उनकी हम ताकत बने। जिस तरीके से बहुजन समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज के लोगों ने मेरी ताकत को बढ़ाया, मेरे साथ वो खड़ा रहे और मुझे जिताकर सदन के अंदर भेजा, ऐसा ही काम वो जो अन्य जो देश के अंदर युवा है जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं और जो देश के अंदर विद्यमान विभिन्न मुद्दों पर जो खुलकर अपने बातें रखना चाहते हैं और समस्याओं के खिलाफ जो लड़ना चाहते हैं, वो आगे आए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करे। जो लड़ाई हमारे महापुरुष हमें देकर गए उस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करे। और साथ में यही उन्होंने कहा कि बखूबी से हम जो लड़ाई पहले उठाते आ रहे थे हक अधिकारों की बात, वही बात हम आगे भी उठाने का काम करेंगे। आप अपनी ताकत और अपना जोश और अपनी सोच समझ और अपना जो समर्थन है, अपनी जो ताकत है वो हमारे साथ बनाए रखें। हम आपको निराश नहीं होने देंगे। आपका अपना भाई चंद्रशेखर आजाद अकेला सदन के अंदर नहीं पहुंचा है, आप सभी को भी आपका हाथ पकड़कर सदन के अंदर और आगे ले जाने का कार्य आपका भाई चंद्रशेखर आजाद करेगा। इसी बीच आप सभी साथियों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप सोच रखते हैं? बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।